नमस्कार, मैं रितेश कश्यप राष्ट्र समर्पण न्यूज़ से। राष्ट्र समर्पण हमेशा यह कोशिश कर रहा है कि हमारे युवाओं को ऐसी ऐसी खबरें लाकर दी जाए जिनसे उन्हें प्रोत्साहन मिल सके, प्रेरित हो सके और राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव से राष्ट्र निर्माण में आगे बढ़ सके। बस इसी कड़ी में हम आज ऐसी शख्सियत को आपके सामने लाए हैं जिनके बारे में आपको जानकर ना सिर्फ आपको हैरानी होगी बल्कि आपको गर्व भी महसूस होगा कि आपके ज़िले में ऐसी शख्सियत निवास करते हैं। मैं बात कर रहा हूं रामगढ़ की उपायुक्त सुश्री माधवी मिश्रा की। सुश्री माधवी मिश्रा 2015 बैच की आईएएस ऑफिसर हैं। उन्होंने कड़ी मेहनत करके अपने माँ बाप का नाम रोशन किया, यूपीएससी पास की और वर्तमान में रामगढ़ में पदस्थापित है। माधवी मिश्रा अपने भाइयों बहनों में तीसरे नंबर पर हैं। उनके बाकी 3 भाई बहन सभी के सभी यूपीएससी एग्ज़ाम पास कर चुके हैं। सबसे बड़े भाई योगेश, दूसरे नंबर पर क्षमा, तीसरे नंबर पे माधवी और चौथे नंबर पे लोकेश। उनमें से क्षमा आईपीएस ऑफिसर हैं और बाकी 3 आईएएस ऑफिसर हैं। ऐसी बात भी नहीं है कि माधवी मिश्रा जी बहुत ही संपन्न परिवार से आती थी, बल्कि एक साधारण और मध्यम वर्गीय परिवार से आती है। आज हम उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। आइए चलते हैं माधवी मिश्रा जी क्या कहती है। मेरे परिवार में मेरे मम्मी पापा और मेरे भाई बहन हैं। हम लोग बेसिकली उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ ज़िले के रहने वाले हैं। मेरे पापा बैंक में मैनेजर थे, जिस पोस्ट से वो रिटायर हुए, और मेरी मम्मी होम मेकर हैं। मेरे 4 भाई बहन हैं, जिसमें से बाकी मेरे तीनों भाई बहन भी सिविल सेवा में ही कार्यरत हैं। मेरी बहन भारतीय पुलिस सेवा में है और मेरे दोनों भाई जो हैं वो भारतीय प्रशासनिक सेवा मुख्य और एलाइड में अभी कार्यरत है। मैडम, आपकी स्कूलिंग के वक्त स्कूलिंग कहाँ से हुई आपकी? मेरी स्कूलिंग प्रतापगढ़ से हुई है। प्रतापगढ़ से। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन? फिर मैंने ग्रेजुएशन बेसिकली मेरी पूरी पढ़ाई प्रतापगढ़, इलाहाबाद और दिल्ली 3 जगह से कंबाइंड हुई है। प्रारंभिक शिक्षा मेरी प्रतापगढ़ से ही हुई है। और स्कूलिंग जैसे आपने बोला अभी स्कूलिंग के बारे में बताने के लिए, तो मैं ये बताना चाहूँगी जो भी दर्शक हैं उनको कि मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से आती हूँ और मेरे माता पिता का पूरा फोकस बच्चों की पढ़ाई पर ही था और उन्होंने यही इंश्योर किया कि चारों बच्चों को एक अच्छा एजुकेशन देना है। उसी चीज़ के लिए वो प्रयासरत रहे। अपनी तरफ से उन्होंने बेस्ट एजुकेशन हमें देने की कोशिश करी और इस प्रकार से हम पढ़ाई के क्षेत्र में आगे बढ़े। मैडम, एक मध्यम परिवार से एक आईएएस होना और उसका समाज पर कैसा असर होता है? समाज आपसे क्या अपेक्षाएं रखता है? ऐसे जिस बैकग्राउंड से मैं आती हूँ वहाँ पर जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे या हम लोग एस्पायर कर रहे थे कि हम लोग सिविल सेवा परीक्षा देंगे और उसको पास करेंगे, तो उतना एम्बिशियस माहौल तो वहाँ पर नहीं था। लेकिन इस पूरी जो हमारी जर्नी है, हमारी पूरी यात्रा है, इसमें पूरा श्रेय मेरे माता पिता और साथ ही साथ मेरे बड़े भाई योगेश मिश्रा उनका जाता है कि शुरुआती समय में मेरे माता पिता इस चीज़ के लिए बहुत मोटिवेट करते थे और फिर मेरे बड़े भाई ने हम लोग को मार्गदर्शन दिया। इसमें समाज के लिए इसका निस्संदेह बहुत ज़्यादा महत्व हो जाता है, क्योंकि एक बार जब आप सिलेक्ट होते हैं तो आसपास के लोगों को भी ये आत्मविश्वास आता है कि वो भी इस धारा में जुड़ सकते हैं, उनके अंदर भी प्रतिभा है और वो भी इस परीक्षा को पास कर सकते हैं। पर शुरुआत में इस प्रकार का साहस दिखाना थोड़ा मुश्किल होता है। मैडम, आप जब तैयारी कर रही होंगी तो आपके कोई प्रेरणा होंगे, किसी से आपने प्रेरणा लिया होगा, कोई आदर्श होंगे, तो वो कौन लोग थे? किनसे, कैसे आपको प्रेरणा किनसे मिली? मुख्य रूप से शुरुआती दौर में मेरे माता पिता ही मेरी प्रेरणा थे, स्पेशली मेरे पिता, बिकॉज़ उनका जो बच्चों के ऊपर विश्वास था वो असीमित था। उनको कतई कभी 1 सेकंड के लिए भी डाउट नहीं था हमारी प्रतिभा में या हमारे चयन होने में। और जब हमने परीक्षा देना शुरू किया उस दौरान हमारा पूरा गाइडेंस, पूरा प्रेरणा हमारे बड़े भाई की तरफ से मिला है। उन्होंने हर एक मौके पर हमें प्रेरित किया और कभी भी जब हम लोग थोड़े से उदास, निराश या थक जाते थे तो उन्होंने जितना हम लोग के अंदर ऊर्जा का संचार किया उससे अधिक की और आवश्यकता नहीं थी शायद। जैसे आपको जब आप
तैयारी कर रही होंगी तो काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा, या कुछ ऐसी बातें हुई होंगी जिससे आप डिमोटिवेट हो रही होंगी, और डिमोटिवेशन से फिर मोटिवेशन की ओर आप कैसे मतलब उसको ला पाई? देखिए, जैसे कि मैंने शुरुआती दौर में बोला कि हम एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। उसमें से अगर 4 बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं तो डेफ़िनेटली माता-पिता के ऊपर वित्तीय दबाव बहुत ज़्यादा होता है। ये बात निश्चित रूप से सही है कि मेरे माता-पिता ने ये चीज़ हम लोग को कभी महसूस नहीं होने दिया, पर हम समझ तो सकते ही थे कि उनके ऊपर बहुत फ़ाइनेंशियल प्रेशर है। तो वो भी कहीं न कहीं एक हमें ज़िम्मेदारी महसूस होती थी और वो कभी-कभी दबाव भी बन जाती है। साथ ही साथ जैसे मैंने अपना पहला प्रीलिम्स एग्ज़ाम दिया था, तो मेरा प्रीलिम्स जब मैंने पहला सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम दिया था तो मेरा प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुआ था। तो आप एक जो मोटिवेशन लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं या एक ड्रीम लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं और उसमें पहले ही स्टेज में अगर आपको हार मिलती है तो फिर वो सारा जो आपका बड़ा बड़ा सपना है वो सब दरा का दरा रह जाता है। उस स्टेज पे अपने आप को मोटिवेट करना एक्चुअली बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग टास्क था, जो कि हम लोग जैसे मैंने बोला माता-पिता अपने भाई बहनों के सहयोग से मैं कर पाई। अच्छा, अगले सवाल की ओर चलते हैं मैडम कि एक मध्यम परिवार की लड़की या महिला पर कई तरह के दबाव होते हैं, आपने अभी बताया भी, पारिवारिक दबाव, सामाजिक दबाव, इस तरह के दबाव के बीच में समाज को कौन से सोच में बदलाव लाने की ज़रूरत है, कहाँ बदलाव लाने की ज़रूरत है? ये एक्चुअली आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि वे अभी जब हम सिलेक्शन किए या जब हम स्कूल में थे या कॉलेज में थे तब से निश्चित तौर से आप भी जान रहे हैं कि साल दर साल समाज बेहतरी की ओर बढ़ रहा है, लोगों की सोच ज़्यादा परिपक्व हो रही है, पर इसमें अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। मैं एक बहुत ही परंपरागत परिवार से आती हूँ जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा लड़कियों को प्रेरित या मोटिवेट नहीं किया जाता था। ये केवल मेरे अपने माता पिता की सोच थी कि उनका ये सोचना था कि लड़के और लड़कियां सब बराबर हैं और सबको समान अवसर दिए जाने चाहिए, पर ऐसा पूरा माहौल मेरे अन्य परिवार के सदस्यों या मेरे आसपास के समाज में कतई नहीं था। हमारे सिलेक्शन के बाद अब जो है स्थितियाँ बदली हैं, तो ये इस चीज़ में बहुत कुछ किए जाने की ज़रूरत है कि लोग लड़की के पैदा होने पर सिर्फ़ और सिर्फ उनका एक टारगेट, एक लक्ष्य होता है कि उसकी शादी कैसे कैसे कर देनी है। उसको आजकल पढ़ाते लिखाते भी उसी हिसाब से हैं कि वो शादी के लिए एलिजिबल हो जाए। इन्वेस्टमेंट भी करते हैं तो शादी उसी हिसाब से कि भाई ग्रेजुएट कर देना है, पोस्ट ग्रेजुएट कर देना है ताकि शादी बढ़िया हो जाए। ये कभी नहीं सोचते कि उसके अंदर क्या क्षमता है। तो शायद मैं भी, अगर मेरे परिवार के द्वारा मुझे ये अवसर नहीं दिए गए होते तो फिर मैं भी कभी ये चीज़ प्रूव नहीं कर पाती कि मेरे अंदर कितना टैलेंट है या मैं क्या हासिल कर सकती हूँ। इस चीज़ में बहुत कुछ किया जाना बाकी है। अभी बहुत लोग जो हैं, चाहे पूरे देश में कई लोग हैं जो दिल्ली में तैयारी करने के लिए जाते हैं, चाहे वो नेहरू विहार हो, मुखर्जी नगर हो, चाहे हम लोग तो जान रहे थे, तो उनके लिए क्या सुझाव हो सकता है? जैसे आईएएस बनने के बारे में सोचना, उसकी तैयारी के लिए जाना और एट द एंड आईएएस बन जाना, तो इन तीनों में क्या क्या बदलाव लाने की ज़रूरत है? मतलब सोचने से लेकर बनने तक में किस चीज़ की ज़रूरत हो सकती है, क्या होनी चाहिए? देखिए, पहले तो आपको अपना असेसमेंट जो है, अपना मूल्यांकन वो ईमानदारी से करना होगा। क्योंकि आप अपने स्कूल में बहुत अच्छे विद्यार्थी रहे हैं इसका कतई मतलब नहीं है कि आप एक राष्ट्रीय स्तर के एग्ज़ाम को भी पास कर सकते हैं, क्योंकि आप एक स्कूल में एक सीमित कॉम्पिटिटर्स के साथ में आप आगे परीक्षा दे रहे होते हैं। पर ये जो एग्ज़ाम है ये राष्ट्रीय स्तर का है, हर ज़िले के, हर राज्य के बड़े बड़े जो अभ्यर्थी हैं वो इसमें आते हैं। तो आप अपना मूल्यांकन निश्चित तौर से कर लीजिए कि आपके अंदर उतनी प्रतिभा है कि नहीं, आप उतना मेहनत करने के लिए तैयार हैं कि नहीं। जैसे कि आप जानते हैं कि ये कम से कम 1 से 1.5 साल इस एग्ज़ाम को लगता है पूरा कंक्लूड होने में, और फिर आप मान के चलिए कि लगभग 1 साल की तैयारी। तो क्या आप 2.5 साल डेडिकेटेड इस एग्ज़ाम के लिए लगे हुए हैं? और इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती कि आप पहले ही प्रयास में इस चीज़ में सफल हो जाएंगे। तो आप वो सारा कैलकुलेशन निश्चित तौर से करें। फिर जब आप ऐसी जगहों पर जाते हैं, चाहे दिल्ली या ऐसा जो हब है तैयारी का, तो आप उस सागर में खो ना जाएं, क्योंकि उसमें बहुत चांसेस होते हैं कि लोग तरह तरह की बातें करते हैं, तरह तरह की स्टडी मटेरियल, तरह तरह की कोचिंग्स, और और अलग कंफ्यूज हो जाते हैं। और अब तो सोशल मीडिया का इतना दौर है कि ऑनलाइन कोचिंग के इतने सारे साधन हैं, अब ये साइट अच्छी है या वो वेबसाइट अच्छी है। सो आप कंफ्यूज ना होने के बजाय एक बढ़िया माध्यम चुनें, उसको डेडिकेटेड तौर से फॉलो अप करें और अपने साथ कुछ एक बैकअप ज़रूर रखें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, इसमें कुछ भी सर्टेन नहीं है एक लेवल के आगे।
तो इस प्रकार से अगर आप अपना मूल्यांकन करेंगे तो मुझे लग रहा है कि वो बेहतर है। आपके परिवार में 4 लोग यूपीएससी एग्ज़ाम पास किए हुए हैं, माता पिता मध्यम परिवार से ही आते रहे, उनको कैसा लगता है कि उनके 4 बच्चे और चारों के चारों बच्चे यूपीएससी पास आउट हैं? उनकी ओर से क्या मतलब कैसी उम्मीदें रहती है, क्या उनका सोचना, या आप लोग जब चारों लोग मिलते हैं घर में तो ऐसा कैसा माहौल होता है, आसपास का माहौल कैसा होता है? देखिए, ये तो मुझे लग रहा है कि ईश्वर का आशीर्वाद है कि हम चारों भाई बहन यूपीएससी एग्ज़ाम सफलतापूर्वक पास किए हैं, क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि एग्ज़ाम इतना कठिन है और उसमें रिस्क कितना इन्वॉल्व है। तो ये ईश्वर की अनुकंपा है और मेरे माता पिता का आशीर्वाद है। और पर मेरे माता पिता को एक्चुअली इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। उनके लिए अभी भी हम उनके छोटे बच्चे हैं और वो अभी भी इसी चीज़ के लिए केयर करते हैं कि हमने खाना खाया कि टाइम से कि नहीं, हम प्रॉपरली सोए कि नहीं, हमारी तबीयत का हम ध्यान रख रहे हैं कि नहीं। और बाकी उनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता और ना ही वो हमको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं घर जाने पे कि ये अभी डीसी बन गई है, या जैसे मेरी सिस्टर अभी वो एसपी हैं, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और हम चारों भाई बहनों में भी कभी हमें ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि हम कोई ऐसे बड़े ऑफिसर्स बन गए हैं। हम पहले जैसे बचपन में थे, हमारी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग रही है और वो आज भी है। तो हम लोगों को ऐसा कभी नहीं लगा कि हम ऑफिसर्स बन गए हैं, अब हमें इस टाइप से बिहेव करना चाहिए। और मुझे लगता है कि वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट भी है, क्योंकि घर जाने पे हमें बहुत बहुत हल्का महसूस होता है, बहुत अपनापन सा फील होता है। और ना ही मेरे माता पिता को कोई फ़र्क पड़ता है, वो बिल्कुल एक अपने जैसे नॉर्मल माता पिता अपने बच्चों को ट्रीट करते हैं वो वैसे ही ट्रीट करते हैं। वो अभी भी हमें हमारे तबीयत का ध्यान रखने को लेकर, खाने को लेकर के डायरेक्शंस देते रहते हैं। तो ये बहुत ही सामान्य परिवार के जैसा हमारा व्यवहार रहता है। आसपास के लोग जब आते हैं, जब मिलने आते हैं, तो वो आपसे प्रेरणा लेने की कोशिश करते होंगे, आप बताइए। जी। किसी की आप दीदी होंगी, किसी की आप अलग संबंध होगा, तो इस तरह से लोगों को आप कैसे प्रेरित करती हैं, आसपास के लोग जब आते हैं? ये चीज़ एक्चुअली बहुत ज़्यादा है कि जब हम लोग घर जाते हैं तो बहुत सारे लोग हैं जो आसपास के भी और जो जानते हैं, उनको मालूम होता है कि हम लोग घर आए हुए हैं, तो वो अपने दूर दराज से भी अपने बच्चों को लेकर के आते हैं। उनको लगता है कि इनसे कुछ मार्गदर्शन या कुछ गाइडेंस ले लें या कुछ इनपुट ले लें। तो ये डेफिनेटली रहता है हमारे अपने फैमिलीज़ में, आसपास के लोगों में, दूर दराज के लोगों में। और हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि जो संघर्ष हमने किया है उससे जो हमें सीख मिली है उसका कुछ 2 बातें उनको भी बता सकें, जिसका कि वो जब अपने जीवन में संघर्ष करने के लिए जाएं, आगे बढ़ें, तो उससे लाभान्वित हो सकें। मैडम, अब रामगढ़ में अगर कुछ ऐसा कुछ आप लोगों को मोटिवेट करने का कोई अगर संस्थान चाहे कि हाँ ठीक है आप लोग आएँ और उनको बच्चों को मोटिवेट करें, तो आप लोग को आने की आप लोगों को कोई परेशानी होगी? नहीं, बच्चों के साथ इंटरेक्शन में कतई कोई परेशानी नहीं है। इनफैक्ट जैसे मैंने बोला कि अगर आपकी कोई उपलब्धि है और उससे 2 बातें शेयर करके किसी को कुछ फ़ायदा हो सकता है, तो मुझे लग रहा है कि उससे ज़्यादा सराहनीय और कोई बात नहीं हो सकती। मैडम, आप जब IAS, जब आपके पास आपका रिज़ल्ट आया, आप प्रशिक्षण प्राप्त किए होंगे, फिर उस समय से लेकर झारखंड में कैडर में आना, इतने वो चीज़ों के बारे में आप एक बार बताइए हमारे दर्शकों को। और कब आप पास किए, कितना रैंक आया, और उसके झारखंड आए, झारखंड में इतने दिनों तक आप जितने भी वर्षों तक आपने रहा, उसका अनुभव साझा करिए। देखिए, IAS में आने से पहले मैं पहले भी काम कर रही थी। मैं भारतीय आर्थिक सेवा में थी, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में, और उसमें लगभग 1 से 1.5 साल काम करने के बाद मेरा इसमें सिलेक्शन हुआ था। और साल कौन सा था? मेरा 2014 का बैच था इकोनॉमिक सर्विस में, और इसमें मेरा 2015 बैच है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में। मेरी रैंक थी 62, जिसमें मुझे झारखंड कैडर अलॉट हुआ था। और मेरा रिज़ल्ट जाहिर सी बात है 2015 में ही आया था, और मेरा रिज़ल्ट भी बहुत रोचक तरीके से आया था कि मुझे याद है उस समय मैं बैंगलोर में थी और मुझे बैंगलोर से अहमदाबाद जाना था। और मैंने अपना उस बार संभवतः यूपीएससी ने ऐसा किया था कि पहली बार बताया था कि रिज़ल्ट इस डेट को इस टाइम पे आएगा। तो ऑब्वियसली आप एक रात पहले से बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो जाते हैं क्योंकि आपका रिज़ल्ट आने वाला है।
तो मैं बहुत अलग ही मूड में थी, और मैं कैसे फ़्लाइट मैंने अपना कैच किया, क्या किया मुझे कुछ याद नहीं। बस मैं फ़्लाइट में बैठ गई, और रिज़ल्ट 1 बजे आना था, जैसा यूपीएससी की वेबसाइट पे समय दिया गया था। मेरी फ़्लाइट 1:30 बजे लैंड होनी थी, तो ऑब्वियसली मेरा फ़ोन स्विच ऑफ था, तो मुझे कुछ भी पता नहीं था कि क्या हुआ। और जब मैं 1:30 बजे मेरी फ़्लाइट लैंड हुई, तो जाहिर सी बात है आपके जो मैसेजेस आपके इनबॉक्स में व्हाट्सएप में जो फ्लडेड थे, तो ये सोचने की ज़रूरत नहीं थी कि रिज़ल्ट क्या हुआ, बिकॉज लोग आपका रिज़ल्ट देख चुके थे। एग्जैक्टली। और मुझे सबसे पहली बधाई मेरे फ़्लाइट में ही मेरे अन्य जो कलीग्स थे इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के, उनसे मिली। तो वो मेरा पूरा रिज़ल्ट ही बड़ा मेमोरेबल रहा है। और फिर मज़े की बात ये थी कि मेरी अहमदाबाद की जो फ़्लाइट थी वो कनेक्टिंग थी दिल्ली से, तो मेरा पूरा सेलिब्रेशन दिल्ली एयरपोर्ट पे ही हुआ था। तो मेरे लिए मेरा जो रिज़ल्ट का दिन है वो बहुत यादगार रहा है। और जो सिलेक्शन हुआ उसमें आप जानते हैं कि आपके रैंक और कैटेगरी के हिसाब से आपको कैडर अलॉट होता है। तो मुझे उस समय जैसा लोगों ने बताया कि बिहार या झारखंड में कोई एक कैडर अलॉट हो सकता है। फिर फाइनली जो अलॉट हुआ तो झारखंड कैडर आया। मैं झारखंड में कभी आई नहीं थी उसके पहले, तो जाहिर से झारखंड आप कब आई पहली बार? पहली बार हम जब 1.5 साल की ट्रेनिंग एकेडमी मसूरी में पूरी कर लेते हैं, तब हम यहाँ पर जो यहाँ का स्कीपा है, श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रांची में, वहाँ पे हमारी ट्रेनिंग शुरू होती है 2016 में। तो तब हम लोग यहाँ पर आए। मुझे लगता है कि वो मई या अप्रैल का महीना था। हम लोग यहाँ पर आए स्कीपा रांची में। तब मैं पहली बार झारखंड आई, और पहली बार मुझे झारखंड का एक्सपोजर मिला। सो रांची का तो जाहिर सी बात है, जो वेदर है, जो वहाँ का मौसम है, वो तो इतना खुशनुमा था, इतना बढ़िया था कि सबसे पहले हम लोग को उसी चीज़ ने प्रभावित किया। पहला ज़िला कौन सा मिला? फिर हमें ट्रेनिंग के लिए सबसे पहला ज़िला धनबाद मिला था, जहाँ पर मैंने 1 साल का लगभग समय बिताया। उसके बाद फिर हम लोग वापस मसूरी गए, एंड जब हम आए तब मुझे पहला पोस्टिंग जिसको कह सकते हैं वो जमशेदपुर मिली एज अ सब डिविजनल ऑफिसर एसडीओ के तौर पे। वहाँ पर मैंने लगभग 1 साल एज एन एसडीओ में रही। फिर मेरी पोस्टिंग एज अ डीडीसी लातेहार ज़िला में हुई। वहाँ पर लगभग 2 साल मैं डीडीसी रही। फिर मेरी तीसरी पोस्टिंग हज़ारीबाग में एज अ नगर आयुक्त हुई, और ये मेरी चौथी पोस्टिंग है, जहाँ पर पहली मेरी पोस्टिंग एज अ डिप्टी कमिश्नर हुई है उपायुक्त के तौर पे रामगढ़ जिला में। स्वतंत्र प्रभार के रूप में पहली पोस्टिंग है जी। तो मैडम, ये इस दौरान जो है झारखंड में आप कई जगह पे घूमी होंगी, 4 जिले तो आपने कवर कर ही लिया, और समाज की सभी व्यवस्थाओं को आप देख रही होंगी। आपको क्या लगता है कि झारखंड में महिलाओं की क्या स्थिति है, या पढ़ने वालों की क्या स्थिति है, बच्चियों का या महिलाओं की क्या स्थिति है? देखिए, जो 4 कौन सी सुधार की जरूरत है? जो 4 जिलों में मैंने काम किया है, और उसके अलावा हमने अन्य ज़िले भी डेफिनेटली विज़िट किए हैं। यहाँ पर जैसे मुख्य रूप से अगर मैं आदिवासी महिलाओं की बात करूँ, तो वो इतनी जुझारू और इतनी मेहनतकश होती हैं कि उनको देख करके तो कोई भी प्रेरणा ले सकता है। बट शिक्षा की जो बात है, तो जैसे लातेहार का अगर मैं एक उदाहरण के तौर पर जिक्र करूँ, तो वहाँ पर एक माउवा डांड अनुमंडल है। वहाँ पर हमने देखा कि बच्चियों की एजुकेशन को लोग लेकर के लोग बहुत जागरूक हैं, और वहाँ की जितनी बच्चियाँ हैं वो सब अच्छी पढ़ी लिखी हैं, क्वालिफाइड हैं, बाहर भी जाती हैं, काम भी करती हैं। पर जो हमारा लातेहार सदर अनुमंडल था, वहाँ पर वैसी स्थिति नहीं है। तो मुझे लगता है यहाँ पर महिलाओं की शिक्षा और जागरूकता, और साथ ही साथ उनके स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, जिस पर सरकार की तरफ से जाहिर सी बात है लगातार काम किया जा रहा है। बट क्योंकि इतने दूर दराज के यहाँ पर इलाके हैं और लोगों के बीच में जागरूकता की थोड़ी कमी है, वो चीज़ को मोटिवेट करने की बहुत ज़रूरत है। जैसे डहन प्रथा वगैरह है, बहुत अधिक परेशानी का अभी कई बार खबरें छपती रहती हैं इस तरह से, और अभी छुटनी देवी को पद्मश्री भी मिला है जी, तो बहुत काम करने की आवश्यकता है जी। मैडम, एक और सवाल आपके आईएएस के ही जुड़ा हुआ है। आईएएस होते हुए एक आईएएस के ऊपर कई सारे तरह के दबाव होते हैं, उस पर राजनीतिक दबाव होते हैं, सामाजिक दबाव होते हैं, कई संगठनों के दबाव होते हैं। उसके साथ साथ अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन कैसे करते हैं? एक आईएएस ऑफिसर को, मतलब वो ये काम कैसे टैकल कैसे कर पाते हैं? देखिए,
दबावों की जहाँ तक बात करें तो एक प्रशासक के रूप में संभवतः आपसे ये उम्मीद करी जाती है कि आप इतने सक्षम होंगे और नहीं होंगे तो अपने आप को इतना सक्षम बनाएंगे कि इन सारे दबावों को हैंडल कर सकें। झारखंड में कह सकते हैं कि थोड़ा एक प्लस पॉइंट ऑफिसर्स के साथ ये है कि यहाँ पर राजनीतिक दबाव कभी भी उतना ज़्यादा नहीं रहता, लेकिन फिर भी अगर आप एक डीसी हैं, एज ए डिप्टी कमिश्नर अगर आप पोस्टेड हैं, तो आपको सारे चैनल्स को बैलेंस करके चलना होगा। आपको सारे जो एंगल्स हैं उनको कंसीडर करना होगा। आप किसी एक के पक्ष में काम नहीं कर सकते। और अगर आप ईमानदारी से अच्छा इंटेंशन के साथ काम करते हैं तो मेरा मानना है कि ये सारे दबाव बहुत ज़्यादा इस चीज़ में कारगर नहीं होते। और मेरे लिए ये भी यहाँ पर एक सौभाग्य की बात रही है कि मुझे अपने वरीय पदाधिकारियों का इसमें बहुत सहयोग मिला है मेरी पहली पोस्टिंग के साथ ही, जहाँ पर मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि ये दबावों के चलते मुझे जो मेरे काम है, जो सरकारी योजनाएं हैं जिस पर हमें काम करना है, उसको लेकर के कभी कोई दिक्कत है, ऐसा कभी अनुभव नहीं हुआ। मैडम, एक आम जनमानस का सवाल है कि एक साधारण जनता, पब्लिक, जो एक आईएएस ऑफिसर उनके नज़र में बहुत बड़ा पोस्ट होता है, बहुत बड़े लोग होते हैं, उनको क्या सोचना चाहिए एक आईएएस के बारे में? अगर उनको अपनी समस्याओं को रखना है एक आईएएस के पास, एक डीसी के पास, तो वो कितने सहज तरीके से रख सकते हैं? आपका क्या सुझाव है इसमें? देखिए, मैं आम लोगों से बस इतना अपील करना चाहती हूँ कि आपको ये देखना होगा कि जो आईएएस ऑफिसर है वो भी इसी ग्रह से आते हैं, कहीं बाहर से नहीं आते, आप ही के जैसे दिखते हैं। तो आपको ये सोचने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, उनका ये जो थोड़ा एप्रीहेंशन है इस वजह से हो सकता है क्योंकि कई बार वो आते हैं और उनको मिलने का समय नहीं मिल पाता। तो उसमें मैं थोड़ा सा अनुरोध उनसे करना चाहूँगी कि कई बार व्यस्तता के चलते भी समय नहीं मिल पाता है क्योंकि हमारे पास काम बहुत ज़्यादा होते हैं, पर मिलने को लेकर के कतई कोई संकोच की बात नहीं है। आप किसी भी समय बेहिचक बिना किसी अड़चन के आप अपनी समस्या रख सकते हैं। और जितने भी पदाधिकारी हैं, मुझे लग रहा है कि सबका पूरा यही प्रयास होता है कि उन समस्याओं को सुलझाया जाए। आप ये कतई ना सोचें कि ये मेरी छोटी समस्या है या ये बड़ी समस्या है। आप ही की समस्याओं का समाधान करने के लिए हमको यहाँ पे पदस्थापित किया जाता है और वही हमारी प्राथमिकता भी। अब आते हैं मैडम, रामगढ़ जिले की बात करते हैं और ये आपका हमारे तरफ से आखिरी सवाल भी होगा। शिक्षा की बेहतरी के लिए और रामगढ़ में कई प्रतिभाओं की कहीं कमी नहीं है, चाहे वो अपने रामगढ़ के अरगड्डा की पायल देव शायद जो हैं अच्छी गायिका आज के डेट में बॉलीवुड में है जी। और इस तरह से और भी कई लोग हैं जो आईपीएस बने हैं, आईएएस बने हैं। लेकिन रामगढ़ में जैसे कुछ स्कूल हैं, डीएवी है, या फिर आप आर्मी स्कूल बोलिए या सरस्वती विद्या मंदिर बोलेंगे कुछ, लेकिन और भी इनके अलावा भी और भी शिक्षा की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए थी। कला के क्षेत्र में उतनी अच्छी सुविधाएं नहीं है। इन सब के बाद अब जिला चारों तरफ से इंडस्ट्रियल बेल्ट है, आपके ज़िला में डीएमएफटी फंड भी काफ़ी अच्छा है। तो डीएमएफटी फंड से हम ज़िले के विकास को तो हम देख सकते हैं आप लोग, लेकिन शिक्षा और कला के क्षेत्र में आप लोगों का क्या प्रयास रहने की संभावना है या क्या करना आप लोग कुछ सोचे हैं या सोचेंगे? शिक्षा के क्षेत्र में जैसे आपने बताया कि हमारे यहाँ पर जो कुछ प्रोमिनेंट स्कूल्स हैं, चाहे डीएवी हैं, आर्मी पब्लिक स्कूल हैं, केंद्रीय विद्यालय हैं, ये सब तो हैं, पर हमारे अन्य जो सरकारी विद्यालय हैं राज्य सरकार के, उसको भी लगातार बेहतर करने का हम लोग का प्रयास चल रहा है। उसमें मुख्य रूप से अगर आप देख पाते होंगे तो दो समस्याएं होती हैं, एक शिक्षकों की उपलब्धता और दूसरा वहाँ पर जो बेसिक और संसाधन हैं उनकी कमी। तो वो चीज़ों पर यहाँ पर रामगढ़ जिला में डीएमएफटी एवं राज्य योजना मद से भी काफ़ी काम किया गया है। हम लोगों ने शिक्षकों की बहाली के लिए एक अभियान मोड में अभी राज्य सरकार के निर्देशन में काम कर रहे हैं, ताकि कहीं भी शिक्षकों की उपलब्धता के चलते नहीं होने की वजह से कहीं शिक्षा प्रभावित नहीं हो। रही बात अन्य क्षेत्रों में यहाँ के बच्चे या जो युवा हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए, तो अभी हम लोगों ने हाल ही में यहाँ के स्टेडियम और इंडोर स्टेडियम को रिनोवेट करने और अपग्रेड करने का प्रोजेक्ट टेकअप किया है, क्योंकि झारखंड में इन जनरल खेल प्रतिभाओं की कतई कमी नहीं है। हर राज्यों में, हर ज़िले में इतनी सारी खेल प्रतिभाएं हैं, तो उनको उभारने के लिए हम लोग उनको एक अच्छा स्टेडियम का रिसोर्स देना चाहते हैं, जहाँ पर वो प्रैक्टिस कर सकें और अपने तमाम टूर्नामेंट्स को खेल सकें और आगे बढ़ सकें।
कला के क्षेत्र में भी हमारी तरफ से यहाँ पर्यटन कला और संस्कृति विभाग की तरफ से लगातार ऐसे अभियान चलाए जाते हैं और ऐसे कार्यक्रम चलाए जाते हैं जहाँ पर कि हम ऐसी प्रतिभाओं को तराश करके उनको राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर आगे ला सकें। रामगढ़ की उपायुक्त सुश्री माधवी मिश्रा जी, इन्होंने अपने जीवन के बारे में विस्तार से बताया, बच्चों को मोटिवेट करने की बात कही, कैसे एक आईएएस को पूरे ज़िले की व्यवस्था को देखना पड़ता है, उनको उसके बारे में बताया और भी कई सारी बातें बताई। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर ज़रूर करें और अपने बच्चों को ज़रूर दिखाएं ताकि वो भी इनके क्रियाकलापों से प्रेरणा ले सकें। धन्यवाद। मैं रितेश कश्यप, राष्ट्र समर्पण से।